7.1 परिचय। आज की दुनिया में समाज अधिक विविध और विविध हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 20वीं सदी के मध्य से लोगों ने अपने देशों के भीतर, क्षेत्रों के बीच और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अधिक घूमना शुरू कर दिया। इसका कारण पूंजीवाद का प्रसार, नए शक्ति संतुलन का बनना और देशों को औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिलना था। इस सारे आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि विश्व के अनेक भागों में विभिन्न जातीय समूह एक साथ रहने लगे। शहरी समाजशास्त्री इस विविधता को समझना और अध्ययन करना चाहते थे, खासकर बड़े शहरों में। वे सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण नामक एक विधि लेकर आए, जिससे उन्हें आय, सामाजिक स्थिति, जातीयता और शहरों में लोग कैसे घूमते थे में अंतर देखने में मदद मिली। यह विधि पारिस्थितिक विद्यालय नामक एक बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा थी। दिलचस्प बात यह है कि शहरी भूगोलवेत्ता समाजशास्त्रियों की तुलना में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का अधिक उपयोग करते हैं। 7.2 ऐतिहासिक समीक्षा। 1920 से 1950 के दशक तक शहरी समाजशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण और पसंद किया जाने वाला दृष्टिकोण पारिस्थितिक दृष्टिकोण था। इसे शिकागो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्कूल के विद्वान शिकागो में रहते थे और उन्होंने शहरों पर काफी शोध किया था। उन्होंने शहरी आबादी को समझने के लिए जीव विज्ञान के विचारों जैसे उत्तराधिकार, कैसे एक समूह दूसरे को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्पर्धा और विकास का उपयोग किया। आप इस पाठ्यक्रम के खंड 4 में शिकागो स्कूल के बारे में और अधिक जानेंगे। इस स्कूल के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक रॉबर्ट एजरा पार्क थे। उनका मानना था कि जो सिद्धांत प्राकृतिक दुनिया में लागू होते हैं, वही मानव समाज पर भी लागू होते हैं। भले ही उन्होंने जीव विज्ञान के विचारों का उपयोग किया, ये विद्वान शहर के जीवन पर वास्तविक शोध करने वाले पहले लोगों में से कुछ थे। पार्क ने तर्क दिया कि प्रवासन, जिसका अर्थ है बेहतर नौकरियों की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शिकागो जैसे बड़े अमेरिकी शहरों की जनसंख्या संरचना में बदलाव का एक प्रमुख कारण था। उन्होंने बड़े शहरों का विस्तृत अध्ययन किया, जो 20वीं सदी की शुरुआत में शहरी समाजशास्त्र कैसे किया जाए, इसके लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उन्होंने सरकारी जनगणना डेटा का उपयोग किया और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका विश्लेषण किया। उन्होंने शहरी नृवंश विज्ञान नामक एक पद्धति की भी शुरुआत की, जिसका अर्थ है प्रवासियों, विभिन्न जातीय समूहों, कामकाजी वर्ग के लोगों और यहाँ तक कि अपराध में शामिल लोगों के दैनिक जीवन को देखना और अध्ययन करना। आज हम इन समूहों को सीमांत समुदाय कहेंगे। शहरी जीवन का अध्ययन करने के लिए शिकागो स्कूल और उसके अनुयायियों ने मुख्य रूप से प्रतिभागी अवलोकन, जीवन इतिहास अनुसंधान और सर्वेक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग किया। पार्क, बर्गेस और अन्य ने शहरी समाजशास्त्र नामक एक नए क्षेत्र के सिद्धांत और तरीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में कई बड़े शहरों का विकास हुआ, जिससे शहरी जीवन के व्यापक अध्ययन की आवश्यकता पैदा हुई। यह माना जाता था कि अमेरिकी जीवन शैली औद्योगिकरण और उपलब्धि की मानवीय भावना पर बनी थी, जिसने आधुनिक मनुष्यों के लिए एक नई पहचान को आकार दिया। हालांकि दुनिया भर के बड़े शहरों में जातीय पड़ोस का गठन हुआ, जिसमें सामाजिक नेटवर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धन और शक्ति। बर्गेस ने अपने संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत विश्लेषण में इस पर प्रकाश डाला। बर्गेस 1967-50। शिकागो में भूमि उपयोग और जनसंख्या वितरण के प्रसिद्ध आरेख से पता चला कि विनिर्माण गतिविधियां अमेरिका में 20वीं सदी के शुरुआती शहरी जीवन को परिभाषित करती है। प्रवासी श्रमिक अपने सीमित कौशल,
शिक्षा और आर्थिक संसाधनों के कारण शहर के केंद्र के भीतर श्रमिक वर्ग के पड़ोस में बसने के लिए इन पूंजीवादी केंद्रों की ओर आकर्षित हुए। स्पेट्स और मैक्योनिस 1982, 110, 111। जबकि शिकागो स्कूल 20वीं सदी की शुरुआत में प्रभावशाली था, यह मुख्य रूप से पश्चिमी पूंजीवाद और उच्च औद्योगिकरण द्वारा चिन्हित एक विशिष्ट अमेरिकी शहर पर लागू होता था। यह पारिस्थितिक सिद्धांत अन्यत्र शहरी परिवर्तनों को समझने में अप्रभावी साबित हुआ। समकालीन शहरी सिद्धांत अन्य मॉडलों और सिद्धांतों की ओर स्थानांतरित हो गया क्योंकि विश्व स्तर पर विद्वानों ने विभिन्न शहरी सेटिंग्स का विश्लेषण करने की मांग की। शहरी पारिस्थितिकी के भीतर बर्गेस के संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत के साथ अन्य भूमि उपयोग सिद्धांतों को 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रमुखता मिली। इनमें होयट का सेक्टर सिद्धांत, हैरिस और उलमैन का मल्टीपल न्यूक्लियर सिद्धांत और शेवकी और विलियम्स का सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण शामिल है, जिसे बाद में शेवकी और बेल द्वारा परिष्कृत किया गया। कंप्यूटर आधारित तकनीक फैक्टोरियल इकोलॉजी भी लोकप्रिय हो गई। होयट ने 142 अमेरिकी शहरों में उच्च किराया वाले जिलों का अध्ययन करके तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और 1900, 1915 और 1936 में शहरों की जांच करके सेक्टर सिद्धांत विकसित किया। बर्गेस के संकेंद्रित क्षेत्रों के विपरीत होयट ने तर्क दिया कि सेक्टर पाई स्लाइस के समान थे, जिसमें नए छल्ले जोड़े गए थे जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा और जनसंख्या परिवर्तन के कारण शहरों का विस्तार हुआ। उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तरीय जिलों में वृद्धि हुई और उद्योग शहर से बाहर चला गया। 1945 में हैरिस और उलमैन ने मल्टीपल न्यूक्लियर सिद्धांत पेश किया, जिसमें शहर के विकास के प्रमुख पहलू के रूप में विविधीकरण पर जोर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि समय के साथ शहरों के विस्तार के साथ साथ व्यवसाय, निवास और मध्यम वर्ग के कई केंद्र विकसित हुए। पिछली इकाई 6 में चर्चा किए गए भूमि उपयोग सिद्धांतों के विपरीत 1940 के दशक के अंत में विकसित सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण ने सामुदायिक स्थानों के निर्धारण में प्रतिष्ठा, स्थिति और जातीयता जैसे सामाजिक कारकों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विविध शहरी आबादी का विश्लेषण करने के लिए एक तकनीक के रूप में नियोजित किया गया था। हाल के वर्षों में दुनिया भर में विभिन्न समूहों और समुदायों के बीच स्थानिक अंतर की जांच करने के लिए फैक्टोरियल इकोलॉजी जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। 7.3 सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण को समझना। संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत कई अमेरिकी और गैर-अमेरिकी शहरों के लिए काम नहीं करता था। इसलिए शहरी योजनाकार यह समझाने के लिए नए विचार लेकर आए कि शहर कैसे बढ़ते और विस्तारित होते हैं। 1949 में एशरेफ शेवकी और मर्लिन विलियम्स ने सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की शुरुआत की। यह विधि क्षेत्रों को उनके सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने पर केंद्रित है। उनका मानना था कि केवल सामाजिक कारकों को देखकर ही हम यह समझ सकते हैं कि शहरों में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है। उन्होंने सामाजिक रैंक, पारिवारिक जीवन स्थिति और जातीयता जैसी चीजों का अध्ययन किया। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक जानकारी के एक बड़े डेटाबेस से महत्वपूर्ण कारकों को चुनने के लिए आंकड़ों का उपयोग किया। उन्होंने अमेरिकी सरकार के जनगणना पथों से डेटा का उपयोग किया और उन्होंने पाया कि अधिकांश जनगणना डेटा को केवल 2 या 3 प्रमुख कारकों का उपयोग करके समझाया जा सकता है। उन्होंने इस पद्धति को पहले लॉस एंजल्स में और बाद में सैन फ्रांसिस्को में लागू किया। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण लोगों के विभिन्न समूहों के बारे में बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करने का एक तरीका है। यह 1950 के दशक में लोकप्रिय हुआ जब लोगों ने बड़े डेटाबेस के साथ काम करना शुरू किया।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 1970 के दशक में यह काफी लोकप्रिय था। उसके बाद समय समय पर लोगों ने इसका उपयोग किया, लेकिन इस क्षेत्र में कोई नया सिद्धांत विकसित नहीं हुआ। विपणन अनुसंधान में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण और तथ्यात्मक पारिस्थितिकी भी महत्वपूर्ण रहे हैं। यह विधि यह समझाने में मदद करती है कि पड़ोस एक दूसरे से कैसे भिन्न है। यह शहर के छोटे हिस्सों में लोगों की आय, जनसांख्यिकी और आवास डेटा जैसी चीजों को देखता है। इससे इस विचार का परीक्षण करने में मदद मिलती है कि हम केवल कुछ प्रमुख कारकों का उपयोग करके पड़ोस में अंतर को समझा सकते हैं। जॉनस्टन 2000। शेवकी और विलियम्स के बाद 1950 से 1980 के दशक तक बड़े अमेरिकी शहरों पर कई अध्ययन किए गए। उन्होंने जनगणना के आंकड़ों को देखा और पारिवारिक स्थिति और जातीयता जैसे सामाजिक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया। टोरंटो जैसे उत्तरी अमेरिकी शहरों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न शहरों में 3 चीजें अक्सर समान थीं: लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उनकी पारिवारिक स्थिति और उनकी जातीयता। उदाहरण के लिए, आप टोरंटो के मानचित्र देख सकते हैं जो जनगणना डेटा दिखाते हैं। ये मानचित्र दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग आय स्तर और सामाजिक स्थिति होती है, जिसके कारण लोगों के कपड़े पहनने और व्यवहार करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। चिंतन एवं क्रिया 7.1। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय समाज आज भी मुख्यतः कृषि प्रधान है। 70% से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। हालांकि प्राचीन काल, मध्यकाल और समकालीन काल में भी ऐसे शहर मौजूद रहे हैं जो पश्चिमी शहरों से बिल्कुल अलग है। क्या आपको लगता है कि सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की तकनीक भारत के शहरों का अध्ययन करने में उपयोगी होगी? लगभग 700 शब्दों में वैध तर्कों के साथ अपनी राय लिखें। अपने उत्तर की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य विद्यार्थियों के उत्तर से करें। शीर्षक: भारतीय शहरों के अध्ययन में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की प्रासंगिकता। इग्नू के एक छात्र के रूप में मेरा मानना है कि सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की तकनीक वास्तव में भारत में शहरों का अध्ययन करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। यह पद्धति शहरी क्षेत्रों में मौजूद जटिल सामाजिक गतिशीलता, संरचनाओं और असमानताओं को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, जो पश्चिमी समकक्षों की तुलना में भारतीय शहरों की अनूठी प्रकृति को देखते हुए महत्वपूर्ण है। 1. भारतीय शहरों में विविधता और विविधता। भारतीय शहरों की विशेषता संस्कृति, भाषा, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति के मामले में उल्लेखनीय विविधता है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण हमें इस विविधता का विश्लेषण करने और यह विश्लेषण करने की अनुमति देता है कि यह शहरी क्षेत्रों के भीतर स्थानिक रूप से कैसे प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, यह हमें शहर के सामाजिक ताने-बाने पर प्रकाश डालते हुए विशिष्ट धार्मिक या जातीय समुदायों की उच्च सांद्रता वाले पड़ोस की पहचान करने में मदद कर सकता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देने और संभावित तनावों को दूर करने के लिए ऐसी गतिशीलता को समझना आवश्यक है। 2. शहरी ग्रामीण सातत्य। कई पश्चिमी शहरों के विपरीत, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं, भारतीय शहर अक्सर शहरी ग्रामीण सातत्य के भीतर मौजूद होते हैं। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का उपयोग करके इस अनूठी विशेषता का प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्रों का विश्लेषण करके हम इन क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा
यह दृष्टिकोण शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित कर सकता है। 3. आर्थिक असमानताएं और अनौपचारिक क्षेत्र। भारतीय शहर अत्यधिक आर्थिक असमानताओं को प्रदर्शित करते हैं, जहां समृद्धि के क्षेत्र विशाल झुग्गियों के सामने स्थित है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण हमें आय वितरण, रोजगार के अवसरों तक पहुंच और अनौपचारिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके इन असमानताओं का पता लगाने की अनुमति देता है। इन कारकों के स्थानिक वितरण को समझने से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को सूचित किया जा सकता है। 4. बुनियादी ढांचा और सेवाओं तक पहुंच। भारतीय शहरों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में व्यापक अंतर है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे नीति निर्माताओं को निवेश और सुधार को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है, जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का मानचित्रण करके और जनसंख्या घनत्व के साथ उनके वितरण की तुलना करके हम वंचित क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। 5. शहरी नियोजन और शासन। भारतीय शहर अक्सर बेतरतीब शहरीकरण और अपर्याप्त शहरी नियोजन से संबंधित मुद्दों का सामना करते हैं। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का उपयोग मौजूदा जोनिंग और नियोजन नियमों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के स्थानिक वितरण की जांच करके उन क्षेत्रों की पहचान करना संभव हो जाता है जहां भूमि उपयोग योजना में संशोधन की आवश्यकता है, जिससे अधिक टिकाऊ शहरी विकास हो सके। 6. सामाजिक एकता और सामुदायिक विकास। भारतीय शहरों का ताना-बाना विविध समुदायों से बुना हुआ है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मजबूत सामुदायिक बंधन वाले क्षेत्रों के साथ साथ सामाजिक अलगाव का सामना करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। यह जानकारी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मार्गदर्शन कर सकती है, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दे सकती है और समग्र शहरी जीवनशीलता को बढ़ा सकती है। 7. सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व। भारतीय शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का उपयोग सांस्कृतिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और विरासत क्षेत्रों के मानचित्रण और संरक्षण के लिए किया जा सकता है। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित करता है। 8. बदलती जनसांख्यिकी। भारतीय शहरों में प्रवासन एक महत्वपूर्ण कारक होने के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन अक्सर होते रहते हैं। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण जनसंख्या आंदोलन पर नजर रखने, उच्च प्रवासन दर वाले क्षेत्रों की पहचान करने और शहरी गतिशीलता पर प्रवासन के प्रभाव का आकलन करने में सहायता कर सकता है। तदनुसार संसाधनों और सेवाओं की योजना बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। 9. पर्यावरणीय विचार। प्रदूषण और हरित स्थान जैसे पर्यावरणीय मुद्दे भारतीय शहरों में चिंता का विषय बने हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का उपयोग प्रदूषण स्रोतों के वितरण, हरित स्थानों की उपलब्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। यह सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 10. नीति निर्माण और मूल्यांकन। अंततः सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता करता है। यह मौजूदा नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और भारत के विभिन्न शहरी क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नई नीतियों को डिजाइन करने के लिए मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। निष्कर्षतः
सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की तकनीक भारतीय शहरों के अध्ययन के लिए अत्यधिक प्रासंगिक और लाभदायक है। भारतीय शहरों में विशाल विविधता, असमानताओं और अद्वितीय शहरी ग्रामीण विशेषताओं को देखते हुए ऐसे खेल में जटिल गतिशीलता को समझने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह चुनौतियों की पहचान करने, सूचित नीतियां बनाने और समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमें अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में भारतीय शहरों की विशिष्टता की सराहना करने और तदनुसार हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ इस परिप्रेक्ष्य की तुलना करते हुए मुझे आशा है कि भारतीय शहरों के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण के महत्व पर आम सहमति होगी। हालांकि उपयोग किए गए विशिष्ट तर्क और उदाहरण व्यक्तिगत अनुभवों और शोध रुचियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ छात्र शहरों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर जोर दे सकते हैं, जबकि अन्य आर्थिक असमानताओं और अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि बहुमत भारत में शहरी परिदृश्य के व्यापक अध्ययन और सुधार में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की प्रासंगिकता पर सहमत होगा। हाल के एक शोध पत्र में कुछ विद्वान अध्ययन कर रहे हैं कि शहरी नियोजन अनुसंधान में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है। लेखकों का मानना है कि सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण में योजना और नीति संबंधी अनुसंधान की क्षमता है। वे प्रमुख घटक विश्लेषण और क्लस्टर विश्लेषण जैसी सांख्यिकीय तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो विभिन्न योजना अनुसंधान गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिंडली टी.एस., राइन जे.डब्ल्यू. 1979 pp. 273-289 17। हाल ही में कुछ विद्वानों ने सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का उपयोग करके सामाजिक स्थान को एक भौगोलिक अवधारणा के रूप में नहीं बल्कि एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखा है। देखें हेरी लेउथोल्ड 2005। इन लेखकों का तर्क है कि मौजूदा सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण में ठोस सैद्धांतिक आधार का अभाव है। इसलिए वे सामाजिक विशेषताओं के आधार पर शहरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सामाजिक स्थान जैसी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं। 7.4 फैक्टोरियल पारिस्थितिकी। फैक्टोरियल पारिस्थितिकी में शहरी आबादी के भीतर सामाजिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है। यह सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण से भिन्न है क्योंकि यह सामाजिक रैंक जैसी पूर्वचनित सामाजिक विशेषताओं से शुरू नहीं होता है। इसके बजाय यह किसी शहर की सभी संभावित महत्वपूर्ण विशेषताओं का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण एक कंप्यूटर पर होता है, जहां सिस्टम इन विशेषताओं की तुलना उनके बीच कनेक्शन खोजने के लिए करता है। जुड़ी हुई विशेषताओं को कारक कहा जाता है और उन्हें वर्णनात्मक नाम दिए जाते हैं। एक बार विश्लेषण पूरा हो जाने पर यह समग्र रूप से शहर के भूमि उपयोग पैटर्न का व्यापक विवरण प्रदान करता है। देखें स्पेट्स जे, मैक्योनिस जे 1982। उदाहरण के लिए आर.जे. जॉनसन 1976 193 से 235 ने न्यूजीलैंड के एक शहर वंगारेई का अध्ययन करने के लिए फैक्टोरियल इकोलॉजी का उपयोग किया। उन्होंने 8 सामाजिक विशेषताओं का चयन किया जिन्हें उन्होंने महत्वपूर्ण समझा और कंप्यूटर को इन विशेषताओं का उपयोग करके वांगारेई के 22 जनगणनापत क्षेत्रों में से प्रत्येक का विश्लेषण करने का निर्देश दिया। उनके निष्कर्षों से पता चला कि शहर के कुछ क्षेत्रों में पेशेवर या प्रबंधकीय नौकरियों में पुरुष श्रमिकों की संख्या अधिक थी, जो प्रति वर्ष $6,000 से अधिक कमाते थे और विश्वविद्यालय की डिग्री रखते थे। ये विशेषताएं दृढ़ता से जुड़ी हुई थी,
इसलिए जॉनसन ने उन्हें सामाजिक आर्थिक स्थिति नामक एक कारक में जोड़ दिया। एक अन्य खोज 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों से संबंधित थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी और वे शहर के विभिन्न हिस्सों में किराए के घरों में रहते थे। एक बार फिर इन कारकों के बीच एक मजबूत संबंध था और जॉनसन ने पारिवारिक स्थिति को एक अन्य महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना। जबकि सहसंबंध कुछ हद तक कमजोर था, कुछ संकेत थे कि जातीय कारकों ने भी यह निर्धारित करने में भूमिका निभाई कि वांगारेई में लोग कहाँ रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन 3 कारकों सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और जातीयता पर एक साथ विचार करने पर वे वांगारेई में 86% से अधिक आवासीय पैटर्न की व्याख्या कर सकते हैं। जॉनसन के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से क्योंकि उन्हें विभिन्न शहरों में फैक्टोरियल पारिस्थितिकी का उपयोग करके अन्य शोधकर्ताओं द्वारा दोहराया गया है। देखें स्पेट्स जे, मैकियोनिस जे, 1982। संबंधित संकेतकों या विशेषताओं की पहचान करने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करना, इन संबंधित पहलुओं जैसे उल्लिखित संकेतक को एक सूचकांक में संयोजित करना और फिर सजातीय क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ऐसे समग्र सूचकांकों का उपयोग करना शहरी समाजों का अध्ययन करने की एक विधि है। फैक्टरियल इकोलॉजी की आलोचना। फैक्टोरियल पारिस्थितिकी की प्राथमिक आलोचना का तर्क है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग संस्कृतियों वाले शहर अलग-अलग मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ स्थानों पर प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय नहीं हो सकती है, जबकि अन्य स्थानों पर धार्मिक मूल्य पर्याप्त प्रभाव रखते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति या जातीयता का कुछ शहरों में अलग-अलग स्तर का प्रभाव हो सकता है या कोई भूमिका नहीं हो सकती है। विशिष्ट शहर असमान भूमि उपयोग पैटर्न या सांस्कृतिक प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी-कभी जाति से जुड़ी सामाजिक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है जो फर्क लाती है। यूरोपीय, एशियाई और अमेरिकी शहर निश्चित रूप से काफी भिन्न होंगे क्योंकि उनके समग्र सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे अलग हैं। चिंतन एवं क्रिया 7.2। क्या आपको लगता है कि शहर का उसकी सामाजिक विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन महत्वपूर्ण है? यह किस प्रकार हमारी सहायता करेगा? शहरों के समाजशास्त्रीय अध्ययन की भूमिका और महत्व पर लगभग 2 पृष्ठों में एक निबंध लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध पर चर्चा करें। शीर्षक: शहरों के समाजशास्त्रीय अध्ययन की भूमिका और महत्व। परिचय: शहर मानव सभ्यता के जीवंत केंद्र है, जहां विविध पृष्ठभूमि के लाखों लोग रहने, काम करने और बातचीत करने के लिए एक साथ आते हैं। वे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो उनमें रहने वाले लोगों द्वारा आकार लेते हैं और उन्हें आकार देते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शहरों का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि यह शहरी जीवन को परिभाषित करने वाली सामाजिक विशेषताओं और गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस निबंध में हम शहरों के समाजशास्त्रीय अध्ययन के महत्व और उन तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे यह शहरी वातावरण के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है। सामाजिक विशेषताओं को समझना। शहरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन शहरी जीवन को परिभाषित करने वाली सामाजिक विशेषताओं की गहराई से पड़ताल करता है। इन विशेषताओं में जनसांख्यिकी, संस्कृति, सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं सहित कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन पहलुओं की जांच से हमें शहरों के भीतर होने वाले रिश्तों और बातचीत के जटिल जाल को समझने में मदद मिलती है। जनसांख्यिकी शहर विविधता के बर्तन है, जहां विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं।
शहरों के भीतर जनसांख्यिकी पर समाजशास्त्रीय शोध हमें जनसंख्या के रुझान, प्रवासन पैटर्न और समाज पर शहरीकरण के प्रभाव को समझने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए यह बता सकता है कि शहर रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवा पेशेवरों को कैसे आकर्षित करते हैं या वे बढ़ती उम्र की आबादी को कैसे समायोजित करते हैं। संस्कृति, शहरी वातावरण संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण को बढ़ावा देता है। शहरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन हमें यह पता लगाने की अनुमति देता है कि शहरी परिवेश में संस्कृति कैसे बनती, व्यक्त और परिवर्तित होती है। यह शहरों के भीतर सांस्कृतिक विविधता और शहरी पहचान को आकार देने में सांस्कृतिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सामाजिक संरचना, शहर अक्सर विशिष्ट सामाजिक पदानुक्रम और वर्ग विभाजन प्रदर्शित करते हैं। समाजशास्त्रीय अनुसंधान हमें शहरों के भीतर सामाजिक संरचना की जांच करने में मदद करता है, जिसमें धन का वितरण, संसाधनों तक पहुंच और शक्ति की गतिशीलता शामिल है। शहरी क्षेत्रों में असमानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करने के लिए यह समझ महत्वपूर्ण है। सामाजिक संस्थाएं, शहर अनेक सामाजिक संस्थाओं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और सरकारी एजेंसियों का घर होते हैं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण हमें शहरी निवासियों के जीवन पर इन संस्थानों की प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। यह हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है जहां शहरी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। नीति निर्माण में समाजशास्त्रीय अध्ययन की भूमिका। शहरों पर समाजशास्त्रीय अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सार्वजनिक नीति को सूचित करने में इसकी भूमिका है। नीति निर्माता प्रभावी शहरी नीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए अनुभवजन्य डेटा और समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि पर भरोसा करते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे समाजशास्त्रीय अध्ययन नीति निर्माण में लाभ पहुँचाता है। शहरी नियोजन, समाजशास्त्रीय अनुसंधान शहरी योजनाकारों को शहरी आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने में सहायता करता है। यह ज्ञान टिकाऊ और समावेशी शहरी स्थानों को डिजाइन करने में सहायक है जो निवासियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, समाजशास्त्रीय अध्ययनों से प्राप्त अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं को शहरों के भीतर सामाजिक अभाव और असमानता के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है। यह ज्ञान हाशिए पर मौजूद शहरी समुदायों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के विकास का मार्गदर्शन करता है। सामुदायिक जुड़ाव, समाजशास्त्रीय अनुसंधान सामुदायिक जुड़ाव और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। यह निवासियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपने पड़ोस और शहरों के विकास में योगदान करने का अधिकार देता है। अपराध रोकथाम, शहरी क्षेत्रों में अपराध में योगदान देने वाले सामाजिक कारकों को समझने से अपराध रोकथाम रणनीतियों के विकास की अनुमति मिलती है, जो आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करती है। शहरी समाजशास्त्र में चुनौतियाँ। हालांकि शहरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन बेहद मूल्यवान है, लेकिन यह कई चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। शहर गतिशील, लगातार विकसित होने वाली संस्थाएं हैं, जिससे तीव्र बदलावों और रुझानों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विविध शहरी आबादी तक पहुंचना तार्किक रूप से जटिल हो सकता है। शोधकर्ताओं को अपने अध्ययन में पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता से संबंधित मुद्दों से भी जूझना होगा। निष्कर्षतः शहरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहरी जीवन को परिभाषित करने वाली सामाजिक विशेषताओं की व्यापक समझ प्रदान करता है। यह ज्ञान न केवल हमारी अकादमिक अंतर्दृष्टि को समृद्ध करता है,
बल्कि नीति निर्माण और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वास्तविक दुनिया के निहितार्थ भी है। शहरों के भीतर जनसांख्यिकी, संस्कृति, सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थानों की जांच करके समाजशास्त्री शहरी वातावरण के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इग्नू के छात्रों के रूप में इस तरह के अध्ययनों में शामिल होने से हमें बड़े पैमाने पर अपने शहरों और समाज की बेहतरी में योगदान करने के लिए ज्ञान और उपकरण मिलते हैं। इसलिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शहरों का अध्ययन न केवल महत्वपूर्ण है, यह अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ शहरी भविष्य के लिए आवश्यक है। 7.5 विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण के हालिया अनुप्रयोग। हाल ही में कंप्यूटर विधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले फैक्टोरियल पारिस्थितिकी के क्षेत्र ने उन्नत उपग्रहाधारित संचार और कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों के कारण पुनरुत्थान का अनुभव किया है। ये प्रगति शहरी नीति और नियोजन के क्षेत्र में विशेष रूप से फायदेमंद रही है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय उपकरण GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली है, जिसे अक्सर स्मार्ट मैप्स के रूप में जाना जाता है, हना और कुलपेपर 19987। ये मानचित्र कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का उपयोग करके बनाए जाते हैं। पारंपरिक मानचित्रों के विपरीत, जो पृथ्वी को दोआयामी छवि में समतल करते हैं, GIS पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखते हुए अधिक सटीक, ग्राफिक और स्पष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। हाल ही में GIS को शहरों के भीतर सामाजिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए भी नियोजित किया गया है। उदाहरण के लिए, किसी पड़ोस का GIS आधारित विश्लेषण स्थायी आवास संरचनाओं और उपलब्ध जल स्रोतों की संख्या बता सकता है। इस जानकारी का उपयोग आवास संरचनाओं की स्थिरता और जनसंख्या में गरीबी के स्तर जैसे सूचकांकों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। 7.6 एक तकनीक के रूप में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की आलोचना। विद्वानों ने बताया है कि सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण एक तरह से शहरी पारिस्थितिकी के क्षेत्र से जुड़ा था और फोर्डिज्म युग के दौरान औद्योगिक विनिर्माण से जुड़ा था। 1940 के दशक में शहरी आबादी को क्षेत्रीय और क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक अंतर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। बर्गेस, पार्क एट अल में 1925/1967, बंटिंग 1991, हैरिस और उलमैन 1945, होयट 1933, 1939, 1966, मर्डी 1969, शेवकी और बेल 1955। जैसे जैसे समय बदला, सामाजिक मतभेदों के आधार पर बड़े शहरों का सेक्टरों या क्षेत्रों में विभाजन कम आम हो गया। इससे पहले शिकागो जैसे शहरों में शिकागो स्कूल के सिद्धांतकारों ने लिटिल सिसिली जैसे जातीय परिक्षेत्रों का अवलोकन किया था। हालांकि बदलती सरकारी आवास नीतियों और अन्य कारकों के कारण सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण तकनीक कम प्रभावी हो गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण शहरी भूमि उपयोग की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सका, जिससे इस पर अधिक उन्नत तकनीकों के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। आलोचकों ने सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण दृष्टिकोण में सिद्धांत की कमी पर भी प्रकाश डाला। हालांकि इसने एक शहर में विभिन्न आवासीय समूहों के बीच प्रमुख सामाजिक विशेषताओं की सफलतापूर्वक जांच की, लेकिन यह समझाने में असफल रहा कि लोग जहां रहते थे वहां क्यों रहते थे। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि तथ्यात्मक पारिस्थितिक विश्लेषण आवासीय भेदभाव का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल रहा, यानी एक शहर के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रकार के लोगों से कैसे जुड़े। टिम्स 1978। वैकल्पिक रूप से
उन्होंने एक सूक्ष्म सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा जो आवासीय स्थान और व्यक्तिगत निर्णय लेने और व्यवहार के बीच संबंधों पर केंद्रित था, आमतौर पर घरेलू स्तर पर। उन्होंने घरों को निर्णय लेने वाली इकाइयों के रूप में देखा और पारिस्थितिक परिवर्तन के केंद्र के रूप में आवास के अवसरों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को समझा। नॉक्स और पिंच 2007.7 निष्कर्ष। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण तकनीक 1940 से 1970 के दशक तक अत्यधिक मूल्यवान साबित हुई। इसने बड़ी आबादी का उनकी सामाजिक विशेषताओं के आधार पर विश्लेषण करने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करने के लिए एक आकर्षक मामला बनाया। समकालीन समय में कुछ विद्वानों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस तकनीक को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। फिर भी विद्वानों की बढ़ती संख्या का तर्क है कि सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण और तथ्यात्मक पारिस्थितिकी जैसे विभिन्न तरीकों के संयोजन से आवासीय भेदभाव का एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।